This video uses AI-generated voice narration through text-to-speech technology. The script is 100% original and fully written and created by the author, Subhash Joshi. All characters, events, and dialogues are purely fictional and intended for entertainment purposes only. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental. सीक्रेट चैम्बर के अंदर रघुवीर अपने सीक्रेट चैम्बर में खड़ा दीवार की तरफ मुंह की एक बड़े से फोटो फ्रेम को देख रहा था। उस फ्रेम में एक आलीशान बंगले के सामने 4 लोग खड़े थे, 2 जुड़वा बहनें और 2 जुड़वा भाई। चारों एक दूसरे का हाथ थामे मुस्कुरा रहे थे। दोनों मर्दों में से एक का चेहरा काफी हद तक रघुवीर से मिलता जुलता था, बस आंखों के रंग को छोड़कर, क्योंकि रघुवीर की आंखों का रंग उनमें से एक औरत से मिलता था। फोटो को देखते हुए रघुवीर के चेहरे पर गहरी उदासी और दर्द झलक रहा था। उसने धीरे से उन 4 में से 2 चेहरों पर उंगलियां फेरी और अपनी भारी, भर्राई हुई आवाज में कहा, मॉम, डैड, इतने साल हो गए आपकी और अंकल आंटी की डेथ को, लेकिन आज तक मैं आपके किलर्स का पता लगाना तो छोड़ो, उनका नाम तक नहीं जान पाया। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर अगले ही पल वही आंखें गुस्से और बदले की आग से लाल हो गईं। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें दुनिया के आखिरी कोने से भी ढूंढ कर निकालूंगा और ऐसी बेरहम डेथ दूंगा कि उनकी सोल्स भी रीबर्थ के नाम से काम उठें। जो दरिंदगी उन्होंने आप लोगों के साथ की, उसकी पनिशमेंट मैं उन्हें एक एक करके दूंगा, चाहे इसकी मुझे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, लेकिन मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते हुए रघुवीर ने गुस्से में अपना मुक्का दीवार पर दे मारा। चोट से उसके हाथ में गहरे जख्म हो गए, लेकिन उस दर्द की भी कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि उस दिन की यादें उसके दिल में कहीं ज्यादा गहरी और तकलीफदेह थीं। जब उसकी आंखों के सामने ही उन दरिंदों ने उसकी जीने की वजह, उसकी हर एक खुशी छीन ली थी। दीवार पर मुक्का मारते वक्त रघुवीर की आंखों से आंसू भी बह रहे थे और उनमें ऐसी दरिंदगी चमक रही थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। रघुवीर अभी अपने दर्द में डूबा ही था कि अचानक सीक्रेट चैम्बर के उसके केबिन का दरवाजा किसी ने नॉक किया। आवाज सुनते ही उसने अपने जज्बातों को जबरदस्ती छुपाते हुए बिना किसी भाव के टोन में कहा, कम इन। उसकी आवाज पर जय ने तुरंत दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए जय, निकिता जी, अधिराज जी और अर्जुन काका। लेकिन रघुवीर ने उनकी तरफ पलटकर देखा तक नहीं। वो अब भी दीवार की तरफ मुंह किए उसी फोटो फ्रेम को घूर रहा था। जय ने उसे ऐसे देखा, लेकिन कुछ कहने की बजाय चुपचाप अपनी जगह खड़ा रहा। वहीं अधिराज जी और निकिता जी की नज़र जैसे ही सामने लगे फोटो फ्रेम पर पड़ी, उनकी आंखों में भी आंसू भर आए। दिल में कई पुराने जज्बात हिलोरे लेने लगे, क्योंकि उस तस्वीर में मौजूद लोग उनके लिए बेहद मायने रखते थे, लेकिन अब वो उन्हें सामने से कभी नहीं देख सकते थे। इसी बीच अर्जुन काका की नज़र रघुवीर के हाथ पर पड़ी। गहरे जख्म देखकर उनके चेहरे पर फिक्र साफ झलक आई। वो तुरंत उसके पास पहुंचे, उसका हाथ पकड़ते हुए बोले, बाबा, ये चोट, ये कैसे लगी आपको? जय, जल्दी फर्स्ट एड बॉक्स लाओ। उनकी बात सुनते ही जय ने बिना वक्त गंवाए हाँ में सिर हिलाया और तेजी से बाहर निकल गया। वहीं अर्जुन काका ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, उनकी नज़र रघुवीर के चेहरे पर गई। एक पल के लिए तो वो भी घबरा गए। उस चेहरे पर गुस्से, दर्द और खालीपन का अजीब सा मिला जुला असर था। अगले ही पल रघुवीर की ऐसी हालत देखकर अर्जुन काका के दिल में चुभन सी हुई। उन्होंने हल्की मगर बेहद स्नेह भरी आवाज में सामने लगे फोटो फ्रेम को देखते हुए कहा, बाबा, हमने आपको कितनी बार कहा है, अतीत को जितना याद करेंगे वो उतना ही दर्द देगा। आपकी इस हालत को देखकर बड़े मालिक और मालकिन को भी ऊपर से दर्द होता होगा। उनकी बात पर रघुवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस फोटो फ्रेम को घूरता रहा और अपने दूसरे हाथ से आंखों के कोने पर आए आंसू पोंछते हुए चेहरे को फिर से भावहीन बना लिया। इसी बीच जय तेजी से फर्स्ट एड लेकर वापस आया और उसने बॉक्स अर्जुन काका को थमा दिया। अर्जुन काका ने बिना वक्त गवाए रघुवीर को सामने रखी राउंड चेयर पर बैठाया, उसके जख्म साफ किए और पट्टी बांध दी। जैसे ही पट्टी खत्म हुई, रघुवीर ने अपनी राउंड चेयर को घुमाकर सामने बैठे निकिता जी की तरफ देखा। उसकी नजरों में ठंडापन और तीखापन दोनों था। तो मेरी सो कॉल्ड आंटी, ओह सॉरी, आई मीन मिस निकिता बजाज, अब आप क्या देखने आई हैं? ये कि आपके दिए हुए जख्मों के बाद भी मैं खुश तो नहीं हूँ, या फिर ये चेक करने की मैं आपकी वजह से कितनी दर्द में जी रहा हूँ? रघुवीर के इन कड़वे शब्दों पर निकिता जी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने भरे गले से कहा, रघुवीर, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मुझे भी तुम्हारे मॉम डैड के साथ जो हुआ उसका दुख है। उनकी इस बात पर रघुवीर ने उनकी तरफ ठंडी
चुभती हुई निगाहों से देखते हुए व्यंग्य भरे लहजे में कहा। दुख, और आपको, मिस निकिता बजाज, अगर आपको सच में मेरे मॉम डैड की डेथ का दुख होता, तो आप और आपके हस्बैंड, मिस्टर बजाज, वो सब नहीं करते, जो आपने 7 साल पहले मेरे साथ किया था। इसके बाद उसने गुस्से से दोनों को घूरते हुए कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है, 7 साल पहले मेरे मॉम डैड और अंकल आंटी के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके असली जिम्मेदार आपका हस्बैंड, मिस्टर अधिराज बजाज ही है। आपको ही तो उस इंसान के केस में फैसला सुनाना था, है ना? लेकिन नहीं, आपने वह करने की बजाय एहसान जताते हुए मेरे अंकल आंटी के पास जाकर मदद मांगी कि वो आपका केस खुद हैंडल ओवर कर ले ताकि आपके ऊपर से मुसीबत टल जाए। और आपके उस एक कदम की वजह से ही मुझे अपना सब कुछ खोना पड़ा। ये कहते हुए रघुवीर का जबड़ा गुस्से से कस चुका था, दांत पीसने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वहीं उसकी बातों पर अधिराज जी का सर शर्म से नीचे झुक गया। लेकिन उन्हें इस तरह झुका हुआ देखकर भी रघुवीर का गुस्सा जरा भी कम नहीं हुआ। वह ठंडी मगर चुभती निगाहों से उन्हें देखते हुए आगे बोला, आपको बहुत अच्छे से पता था कि अगर मेरे अंकल उस इंसान को सज़ा सुनाएंगे तो उनके साथ क्या हो सकता है, लेकिन आपने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया, छीन लिया मुझसे मेरे अंकल आंटी और मेरे मॉम डैड, और उसके बाद भी आपको लगता है कि मैं आप लोगों को माफ़ कर दूंगा। नेवर। इतना कहते कहते रघुवीर का चेहरा गुस्से से सुर्ख लाल हो चुका था, उसकी आंखों में जैसे अंगारे दहक रहे थे। अगले ही पल उसने झटके से अपनी गन निकाली और सीधे अधिराज जी के ऊपर तान दी। उसकी उंगली ट्रिगर दबाने को तैयार थी, लेकिन तभी बगल में खड़े अर्जुन काका ने कांपते हुए अपने हाथ से रघुवीर का दूसरा हाथ पकड़ लिया। उनके स्पर्श को महसूस करते ही रघुवीर ने उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर गहरा दर्द था और आंखों में साफ मना करने का इशारा। ये देखकर रघुवीर ने गहरी सांस लेते हुए गन नीचे कर दी, मगर उसकी नज़रों में अब भी वही आग जल रही थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, जी तो चाहता है अभी तुम्हें यही खत्म कर दूं, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरे अर्जुन काका के कुछ लगते हो। इसके बाद रघुवीर ने गुस्से में अपना हाथ सामने की मेज पर जोर से पटकते हुए कहा, अब दफा हो जाए मेरी नज़रों से, इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूं और आपको यहीं पर जान से मार डालूं। उसकी बात सुनकर अधिराज जी के चेहरे पर गहरा अफसोस साफ झलक आया और आंखें भी नम हो गईं। उनकी नज़र अनायास ही रघुवीर के पीछे लगी फोटो फ्रेम पर पड़ी। उन मासूम मुस्कुराते चेहरों को देखते ही उनके दिल में तेज चुभन हुई। बीते वक्त की यादें फिर से जहन में ताज़ा हो गईं। 7 साल पहले जो कुछ भी हुआ था, उसका दर्द आज भी उनके दिल में किसी खंजर की तरह उतरता था। हर दिन वो इसी गिल्ट में जीते थे कि उनकी वजह से पूरा राठौर परिवार बर्बाद हो गया। पिछले 7 सालों में उन्होंने खुद को कभी माफ़ नहीं किया और इसी पछतावे में वो अंदर ही अंदर घुट-घुट कर जीते रहे। बाहर से उन्होंने कभी इस दर्द को जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन भीतर से वो जानते थे कि वो इस बोझ तले टूट चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने फोटो फ्रेम की तरफ देखा, गहरी सांस ली और अपनी भारी, धीमी आवाज में कहा, रघुवीर, मैं मानता हूँ 7 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ, लेकिन मैं खुद भी नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। इस पर रघुवीर ने फिर से टेबल पर जोर से हाथ मारा और तीखे लहजे में बोला, झूठ बोल रहे हैं आप। अगर सच में नहीं चाहते थे कि मेरे मॉम डैड और अंकल आंटी के साथ ऐसा हो, तो आप कभी उनसे मदद मांगने आते ही नहीं। आप खुद उस मुसीबत का सामना करने की हिम्मत दिखाते। उनकी इस बात पर अधिराज जी ने धीरे से कहा, नहीं, ये सच नहीं है। भले ही मैं उस दिन श्रीकांत और अवंतिका से मिलने गया था, लेकिन मैं सिर्फ उनसे पूछना चाहता था कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि श्रीकांत उस केस को अपने पास हैंडओवर कर लेगा, और लेकिन इससे पहले कि अधिराज जी अपनी बात पूरी कर पाते, रघुवीर गुस्से में चिल्ला उठा, बकवास बंद कीजिए। आपको क्या लगता है मैं आपकी ऐसी झूठी बातों में आ जाऊंगा? आपकी किसी भी मनगढ़ंत कहानी पर बिलीव कर लूंगा? नेवर। इस पर अधिराज जी ने धीमे मगर ठहराव से कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं कह रहा, ये सच है। तुम्हारे अंकल ने ही वो केस जानबूझकर खुद हैंडओवर किया था। झूठ, ये सब झूठ है। रघुवीर गरज उठा, मैं कैसे मान लूं कि आप सच कह रहे हैं? अगर सच में ऐसा होता तो उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसमें आप हमारी मदद करते, न कि हमसे अपना पल्ला झाड़ लेते। वो एक गहरी सांस लेकर आगे बोला, 7 साल पहले मेरे मॉम डैड और अंकल आंटी के मर्डर के बाद मैं आपसे मदद मांगने आया था, लेकिन आपने तब क्या किया था, याद है ना आपको? ये कहते हुए रघुवीर ने उसे घूरा और लगभग दहाड़ते हुए कहा,
आपने मुझे साफ साफ कह दिया था कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते और मुझे आपके घर से निकल जाना चाहिए। याद है ना आपको? रघुवीर की बात सुनकर अधिराज जी ने आंसुओं से भीगी आंखों के साथ उसकी तरफ देखा और भारी आवाज में कहा, हाँ, मैंने ऐसा कहा था, लेकिन मैं ऐसा कहने के लिए मजबूर था। उन लोगों ने मुझे भी धमकी दी थी कि अगर मैंने तुम्हारी जरा सी भी मदद करने की कोशिश की तो वो निकिता और मेरी दोनों बेटियों का रेप कर देंगे और फिर उन्हें किसी दूसरी कंट्री में बेच देंगे। मुझे भी जान से मार देंगे। तुम्हारी माँ आरती के साथ जो कुछ भी उन्होंने किया, उसके बाद मैं डर गया था। मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी और बेटियों के साथ वैसा होते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। इतना कहते ही अधिराज जी अपने घुटनों के बल गिर गए। उनकी आंखों में आंसू भर आए थे और वो रघुवीर के सामने हाथ जोड़कर बोले, इसके लिए अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं सिर्फ एक जज नहीं हूँ, मैं एक हस्बैंड और एक फादर भी हूँ, जो अपनी वाइफ और बच्चों को कुछ भी होने नहीं देना चाहता था। रघुवीर ने बिना किसी एक्सप्रेशन के उन्हें देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न हमदर्दी, बस एक ठंडी चुप्पी थी। उनकी ये बातें सुनकर निकिता जी की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उन्हें अच्छी तरह पता था कि 7 साल पहले उनके पति ने रघुवीर का साथ क्यों नहीं दिया था, लेकिन यही फैसला उनकी लाइफ में एक ऐसी दरार बन चुका था जिसने आज उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया था। अधिराज जी अब भी जमीन पर घुटनों के बल बैठे रोते जा रहे थे। रोते रोते उन्होंने दोनों हाथ फिर से जोड़ दिए और भारी टूटे हुए लहजे में बोले, मैंने जो कुछ भी किया था उसकी सजा तुम चाहो तो मुझे दे सकते हो, लेकिन इसमें मेरी बेटी सिया की कोई गलती नहीं है। प्लीज उसे मेरे कर्मों की सजा मत देना। रघुवीर ने बिना किसी एक्सप्रेशन के सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहा, सिया अब मेरी वाइफ है और उसका आपसे या मिसेज निकिता बजाज से कोई रिश्ता नहीं है। जहां तक उसे सजा देने की बात है, आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। रघुवीर सिंह राठौर सिर्फ गुनहगारों को सजा देता है, निर्दोष और मासूमों को नहीं। और मेरी वाइफ कोई गुनहगार नहीं है जिसे मैं सजा दूं। रघुवीर की बात सुनकर अधिराज जी के चेहरे पर जैसे थोड़ी राहत उतर आई। उन्होंने अब और कुछ नहीं कहा, बस वही घुटनों के बल बैठे रहे। उन्हें ऐसे देख निकिता ने चुपचाप आगे बढ़कर उनके कंधे पर हल्के से हाथ रखा। अधिराज ने आंसुओं से भरी आंखों से अपनी पत्नी को एक पल देखा, फिर नजरें वापस रघुवीर की तरफ मोड़ी। मैं मानता हूँ 7 साल पहले मैंने जो किया वो किसी गुनाह से कम नहीं था, जिसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाया, और सच कहूँ तो मैं चाहता भी नहीं कि तुम मुझे माफ करो, क्योंकि मेरा गुनाह माफी के काबिल है ही नहीं। उनकी आवाज भारी और टूटी हुई थी। लेकिन आज मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। रघुवीर के चेहरे पर अब भी कोई रिएक्शन नहीं था, बल्कि इस बार तो उसने उनसे अपनी नजरें भी हटा लीं। ये देख अधिराज के सीने में हल्की चुभन सी हुई, लेकिन उन्होंने बोलना जारी रखा। 7 साल पहले तुम्हारे मॉम डैड के मर्डर के बाद तुम बुरी तरह घायल थे और तुम्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था। उस वक्त तुम्हारे अंकल आंटी, जिन्हें तुम्हारे मॉम डैड ने ही देश से बाहर भेज दिया था, उनके मर्डर की खबर सुनते ही इंडिया वापस आ गए। अधिराज ने सांस ली, मानो पुराने जख्म फिर से खुल रहे हों। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो फिर भी लौट आए। वापसी के बाद उन लोगों ने सोचा कि तुम्हारे मॉम डैड उस दिन बच गए थे। वजह ये कि श्रीकांत और अवंतिका का चेहरा वरदान और आरती से काफी मिलता जुलता था। उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द साथ साथ उभर आया। इसलिए उन लोगों ने उन्हें मारने के लिए उनकी कार को ट्रक से टकराकर खाई में गिरा दिया। उन्हें लगा कि इस बार वो दोनों खत्म हो गए होंगे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही रघुवीर ने ये सुना, उसने झटके से अपनी नजरें अधिराज जी पर टिका दी। उसकी आंखों में शौक साफ झलक रहा था। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। क्या क्या कहा आपने? यानी मेरे अंकल आंटी? अधिराज जी ने हल्के से गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, वो दोनों जिंदा हैं। 7 साल पहले जब मुझे उनके ऊपर हुए अटैक का पता चला, तो मैंने बिना किसी को बताए अपने भरोसेमंद लोगों को उस खाई में भेजा था। वहां उन्हें दोनों का शरीर मिला, पूरी तरह घायल, लेकिन सांसें अब भी चल रही थी। उनकी आंखों में पुरानी यादों का बोझ साफ झलक रहा था। मैंने ये बात सबसे छुपा ली और फिर अपने और निकिता के डिवोर्स के बहाने उन्हें यहाँ से दूर भेजने का प्लान बनाया। उन्हें मैंने निकिता शेखावत के फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। निकिता वहीं की थी, इसीलिए वहां जाते ही उसने एक इंडस्ट्री के सीईओ की पोजीशन संभाल ली और दुनिया से छुपाकर श्रीकांत और अवंतिका का इलाज करवाने लगी।
इतना कहकर उन्होंने एक गहरी सांस ली, मानो अपने सीने से एक भारी राज उतार रहे हों। मैंने इतने सालों तक निकिता से दूरी सिर्फ इसलिए बनाए रखी ताकि किसी को शक न हो कि हमारा डिवोर्स असल में श्रीकांत और अवंतिका को बचाने की एक कोशिश थी। अधिराज की नज़रें अब सीधे रघुवीर पर थीं। उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेजने के बाद मैं तुम्हें भी किसी सेफ जगह पहुंचाकर सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही तुम गायब हो गए। 7 साल तुम्हारा कोई सुराग नहीं मिला। कुछ टाइम पहले निकिता को तुम्हारे इंडिया आने की खबर मिली और उसी वजह से वो तुमसे मिलने आई थी। रघुवीर ने जैसे उनकी बात सुनी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा बदन कांपने लगा। बड़ी मुश्किल से वो अपनी जगह से उठा और तेज कदमों से अधिराज जी के करीब आ गया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन आंखों में बेचैनी साफ थी। मेरे अंकल आंटी कहाँ हैं? वो अब ठीक हैं? रघुवीर के सवाल पर अधिराज जी चुप रहे। उनकी आंखें नीचे झुक गईं। ये देखकर रघुवीर ने उनका कॉलर पकड़कर झंझोड़ दिया। बताए, कहाँ हैं वो और कैसे हैं? रघुवीर की बेचैनी देख निकिता जी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा और धीमे स्वर में बोली, वो ऑस्ट्रेलिया में हैं, शेखावत फैमिली के प्रोटेक्शन में। लेकिन उनके होठों से ये शब्द सुनते ही रघुवीर का दिल जोर से धड़कने लगा। वह तुरंत खड़ा हो गया, उसकी आवाज़ में घबराहट साफ थी। लेकिन क्या? निकिता जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने भारी सांस लेकर कहा, लेकिन उस हादसे के बाद से श्रीकांत अब तक कोमा में हैं। और अवंतिका, वो मेंटली अनस्टेबल है। ये सुनते ही रघुवीर के पैरों से जैसे जान निकल गई। वह वही धम्म से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, गर्म, बेकाबू और दर्द से भरे हुए। उसकी हालत देख निकिता जी उसके करीब बैठी और धीमे से बोली, तुम्हारे पापा को पता था कि अगर श्रीकांत ने उस केस में फैसला सुनाया तो उसकी जान को खतरा है। फैसले से कुछ देर पहले ही उस आदमी के बड़े भाई ने उन्हें धमकी दी थी, अगर वो कोर्ट में आए तो वो उसे और उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस इंसान को वो धमका रहा है वो श्रीकांत नहीं बल्कि तुम्हारे पापा वरदान थे। उन्होंने रघुवीर की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल और दर्द एक साथ थे। तुम्हारे पापा और अंकल ट्विंस थे, एक जैसे दिखने वाले। इसीलिए पहचानना मुश्किल था कि कौन वरदान है और कौन श्रीकांत। उस आदमी को भी ये फर्क समझ नहीं आया, लेकिन शायद तुम्हारे पापा को उस इंसान के बारे में पहले से सब पता था। इसीलिए वो उस दिन तुम्हारे अंकल से मिलने आए थे। लेकिन जैसे ही वो पहुंचे, उनकी टक्कर उसी आदमी से हो गई। उसने उन्हें श्रीकांत समझकर सीधी धमकी दे दी। इतना कहकर निकिता ने एक गहरी सांस ली, फिर आगे बोली, जब तुम्हारे अंकल वापस आए तो अधिराज भी उनके साथ थे। वो भी उन्हें कोर्टरूम में जाने से रोक रहे थे। जब दोनों ने तुम्हारे पापा को वहां देखा तो शॉक रह गए। लेकिन तभी वरदान ने श्रीकांत को कोर्ट में जाने से मना किया और उनकी जगह खुद जाने की बात कही। साथ ही उन्हें और अवंतिका को एजेंट किसी काम से ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए कहा। श्रीकांत तुम्हारे पापा की किसी भी बात को कभी मना नहीं करते थे। उस दिन भी वही हुआ। वो अवंतिका के साथ उसी शाम ऑस्ट्रेलिया चले गए। लेकिन वरदान को नहीं पता था कि तुम भी उसी दिन इंडिया आने वाले हो। और फिर जो कुछ भी हुआ वो तुम्हें पता है। हाँ, केस सबसे पहले अधिराज के पास आया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने तो तुम्हारे पापा और अंकल दोनों को कोर्ट जाने से मना किया था। लेकिन वरदान ने साफ कह दिया, मैं जज हूँ और लोगों को न्याय देना मेरा फर्ज है। चाहे इसके लिए मुझे या मेरे परिवार को अपनी जान क्यों न देनी पड़े, मैं अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ूंगा। और फिर जो हुआ वो तुम्हारे सामने है। रघुवीर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उस दिन की याद ने उसके सीने में जलता हुआ लावा भर दिया। आंखों के किनारों से आंसू की बूंदें जमीन पर गिरने लगीं। फिर उसने आंखें खोलीं। इस बार उनमें सिर्फ बदले की आग और एक खौफनाक दृढ़ता थी। उसने अधिराज और निकिता की तरफ ठंडी लेकिन चीर देने वाली नज़र से देखा। वो आदमी कौन था और उसके बाकी साथी कौन थे? मुझे हर एक का नाम चाहिए, मैं उन्हें अपने हाथों से सजा दूंगा। उसकी आवाज़ में इतनी ठंडक थी कि कमरे की हवा तक भारी हो गई। ये सुनकर अधिराज और निकिता दोनों का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने घबराहट में एक दूसरे को देखा, फिर रघुवीर से बोले, नहीं, तुम उनसे उलझोगे नहीं। वो लोग बहुत डेंजरस हैं और वो तुम्हें भी। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही रघुवीर ने उन्हें काट दिया। उसकी आंखों में खून उतर आया था। क्या करेंगे? मार देंगे मुझे। पिछले 7 साल से तो मैं वैसे भी हर रोज मर रहा हूँ उनके दिए जख्मों से। अब उनकी बारी है अपने किए की कीमत चुकाने की।
बस उनके नाम बता दो। रघुवीर का ये रूप देख एक पल के लिए अधिराज और निकिता दोनों डर गए। लेकिन फिर अपने डर को दबाते हुए निकिता ने धीमी कांपती आवाज में कहा, तुम नहीं जानते वो कौन लोग हैं। उनके पास इतनी पावर है कि पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। पूरा अंडरवर्ल्ड भी उनके नाम से कांपता है। रघुवीर ने गुस्से में लगभग चिल्लाते हुए कहा, मुझे उनका नाम चाहिए अभी। उसकी आंखों में जिद और आग देखकर निकिता जी के होंठ कांप उठे। उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, उसका नाम एंटोनियो है। अंडरवर्ल्ड में जिसे गॉड कहा जाता है, एंटोनियो स्मिथ। जैसे ही ये नाम हवा में गूंजा, जय के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी पूरी बॉडी खौफ से सख्त हो गई। एंटोनियो स्मिथ, अंडरवर्ल्ड का वो खतरनाक नाम जिसका जिक्र होते ही बड़े बड़े माफिया भी सांस रोक लेते थे। जय की गैंग की एक बार उसकी टीम से भिड़ंत हुई थी और उसमें उनके कई आदमी मारे गए थे। उस वक्त एंटोनियो ने उन्हें सीधी धमकी दी थी, अगर फिर से हमारे रास्ते आए तो कब्र खुदाने की भी मोहलत नहीं मिलेगी। जय ने ये बात कभी रघुवीर को नहीं बताई थी। वो नहीं चाहता था कि रघुवीर का सामना ऐसे दरिंदे से हो। लेकिन किस्मत जैसे खेल खेल रही थी, एंटोनियो ही वो शख्स निकला जिसे रघुवीर पिछले 7 साल से ढूंढ रहा था। रघुवीर ने जैसे ही एंटोनियो का नाम सुना, उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने दांत भींचते हुए बेहद ठंडी लेकिन दरिंदगी भरी आवाज में कहा, एंटोनियो स्मिथ, बहुत टाइम हो गया तुझसे मुलाकात नहीं हुई। आज से तेरी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू। उसके होठों पर एक खतरनाक स्माइल आई ही थी कि अचानक फोन की तेज रिंग बजी। स्क्रीन पर राघव का नाम फ्लैश हुआ। रघुवीर ने बिना एक पल गनवाए कॉल रिसीव किया और फोन कान से लगाया। दूसरी तरफ से राघव की गंभीर धीमी आवाज आई, बॉस, हमने उन सभी लड़कियों का लोकेशन ट्रेस कर लिया है। उनमें से ज्यादातर को रेस्क्यू भी कर लिया, लेकिन 10 लड़कियां अभी भी मिसिंग हैं। इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये 10 लड़कियां एंटोनियो के लोग अपने साथ ले गए। कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर राघव की टोन और गहरी हो गई। हम अभी ऑस्ट्रेलिया में एंटोनियो के मेन हब पर हैं। चारों तरफ से घेर लिया है। ऑर्डर दीजिए बॉस, डील करें या फिर। जैसे ही रघुवीर के कानों में एक बार फिर एंटोनियो का नाम पड़ा, उसकी आंखों की चमक और गहरी हो गई। उसने फोन के दूसरी तरफ राघव को एक ठंडी लेकिन दरिंदगी भरी आवाज में कहा, उनसे कोई डील नहीं, कोई बात नहीं। जो भी एंटोनियो के लोग वहां हैं, एक एक को चुन चुन कर ऐसी मौत दो कि उनकी आत्मा तक ब्लैक ईगल का नाम सुनते ही कांप उठे। और सुन, मुझे वो सारी लड़कियां सही सलामत अपने घर वापस चाहिए, वरना इसका अंजाम क्या होगा ये तुम मुझसे बेहतर जानते हो। राघव की तरफ से सिर्फ एक सख्त जवाब आया, जी बॉस, और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। कमरे में अचानक एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जय, अधिराज जी और निकिता जी तीनों के चेहरे खौफ के मारे सफेद पड़ चुके थे। लेकिन उनके मन में एक और सवाल आग की तरह जलने लगा, रघुवीर का आखिर माफिया किंग ब्लैक ईगल से क्या रिश्ता है। निकिता जी ने बड़ी मुश्किल से अपनी घबराई हुई आवाज में कहा, तुम आखिर एंटोनियो से क्यों भिड़ रहे हो, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। रघुवीर ने धीरे से उसकी तरफ देखा, लेकिन वो नजर इतनी ठंडी और खतरनाक थी कि कमरे का तापमान मानो गिर गया हो। उसके होठों से एक खौफनाक अंदाज में सिर्फ इतना निकला, अगर वो अंडरवर्ल्ड का गॉड है तो मैं भी ब्लैक ईगल हूँ, और मेरे पंजों में जो शिकार फंस जाए वो जिंदा नहीं बचता। अब बारी है उस एंटोनियो की। जैसे ही निकिता जी के कानों में ये सच पड़ा कि रघुवीर ही ब्लैक ईगल है, उनका चेहरा ऐसे जम गया जैसे किसी ने अचानक से उनकी सांसें खींच ली हों। पूरे माफिया वर्ल्ड में अगर एंटोनियो के बाद किसी नाम से अंडरवर्ल्ड का खून ठंडा हो जाता था तो वो सिर्फ ब्लैक ईगल था। जहां एंटोनियो स्मिथ एक बेरहम क्रूर दरिंदा था, वही ब्लैक ईगल एक ऐसा शिकारी जो अपने शिकार को बिना आवाज किए घात लगाकर खत्म कर देता था। इन दोनों के बारे में लोगों ने बस नाम सुना था, असल में ये कौन है ये सिर्फ गिने चुने लोगों को ही पता था। इतने डरावने नाम की इनके सामने आने से पहले ही कई लोग मौत को गले लगाना पसंद कर लेते थे। निकिता जी की आंखों में खौफ और डिसबिलीफ दोनों थे। उनकी आवाज हल्की सी कांपी, तब तुम ब्लैक ईगल। रघुवीर ने बिना पलक झपकाए ठंडी नजरों से उन्हें देखा और एकदम सपाट लहजे में कहा, हाँ, मैं ही ब्लैक ईगल हूँ। ये सुनकर वो पूरी तरह सन रह गईं। अधिराज जी की हालत भी कम नहीं थी, लेकिन दोनों जानते थे जहां ब्लैक ईगल अंधेरे की दुनिया में रहकर भी एक न्याय के देवता की तरह था, वहीं एंटोनियो शुद्ध हेवन था। वो दोनों इस सच्चाई को पचाने की कोशिश ही कर रहे थे कि रघुवीर ने निकिता जी की तरफ देखते हुए कहा, आज तक आपने मेरे अंकल आंटी के लिए जो किया उसके लिए थैंक यू।
लेकिन मैं चाहता हूँ जब तक मैं एंटोनियो को उसके किए की सजा नहीं दे देता, तब तक ये बात और उनका जिंदा होना पूरी दुनिया से छुपा कर रखिए। मैं नहीं चाहता कि एंटोनियो को पता चले और वो एक बार फिर उन्हें मारने की कोशिश करे। निकिता जी ने रघुवीर को भरोसा दिलाते हुए कहा, तुम्हें उनकी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिलहाल वो शेखावत फैमिली के सबसे सिक्योर प्लेस पर हैं, ऐसी जगह जिसका पता शेखावत परिवार में सिर्फ मेरे राजवीर भैया और दिग्विजय को ही है और किसी को नहीं। दिग्विजय का नाम सुनते ही रघुवीर की आंखों में गुस्से की एक तेज लहर दौड़ गई। निकिता जी ने जैसे ही ये देखा, वो तुरंत समझ गई कि रघुवीर को दिग्विजय पर भरोसा नहीं है। उन्होंने बिना वक्त गंवाए उसे समझाते हुए कहा, रघुवीर, भले ही दिग्विजय सिया को पसंद करता है और उसे पाने के लिए कई चालें भी चला चुका है, लेकिन वो ऐसा आदमी नहीं है जो अपनों से गद्दारी करे। इन पिछले 7 सालों में मैंने उसे बहुत करीब से देखा है। उसने तुम्हारे अंकल आंटी का ख्याल अपने पेरेंट्स की तरह रखा है। उनकी सिक्योरिटी, उनका हर कंफर्ट, सबका ध्यान उसी ने रखा है। हाँ, ये सच है कि कल तुमने उसके साथ जो किया, उससे वो गुस्से में हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यकीन दिला सकती हूँ वो तुम्हारे अंकल आंटी को कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि शेखावत फैमिली आज भी राठौर परिवार के एहसान तले दबा हुआ है। उनके लिए राठौर परिवार का हर एक शब्द किसी हुक्म से कम नहीं, और वो उसका पालन हर हाल में करेंगे। और अगर फिर भी तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो तुम शेखावत फैमिली के हेड होने के नाते अर्जुन भैया को ऑर्डर दे सकते हो। रघुवीर की नज़र तुरंत अपने बगल में खड़े अर्जुन काका पर गई। अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया और धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, बाबा, अगर आप कहें तो मैं अभी राजवीर को कॉल करके छोटे मालिक और मालकिन को राठौर मेंशन लाने का इंतजाम कर देता हूँ। अर्जुन काका की बात सुनते ही रघुवीर ने हल्का सा सिर हिलाया और शांत लहजे में कहा, काका, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, उनकी प्रोटेक्शन के लिए मैं अपने कुछ लोगों को ज़रूर भेज दूंगा, ताकि अगर ज़रा भी कुछ गड़बड़ हो तो मुझे तुरंत खबर मिल जाए। उसकी बात पर अर्जुन काका ने हामी में सिर हिला दिया। इसके बाद रघुवीर ने चुप्पी साध ली। इसी बीच अधिराज जी और निकिता जी ने उसकी तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, रघुवीर, क्या हम अपनी बेटी से एक आखिरी बार मिल सकते हैं? रघुवीर ने इस बार अर्जुन काका की तरफ देखा, जैसे फैसला उन्हीं पर छोड़ दिया हो। रघुवीर की नज़र पाते ही अर्जुन काका ने उनकी तरफ देखा और सख्त लहजे में बोले, वो तुम दोनों की बेटी है, जब चाहो मिल सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, अगर कभी भी तुम दोनों ने बाबा और उसे अलग करने की कोशिश की तो उसकी सज़ा मैं खुद दूंगा, और ये अर्जुन शेखावत का वादा है। इसके बाद उन्होंने निकिता जी की तरफ रुख किया और कहा, और सुनो निकिता, ये बात दिग्विजय को भी साफ साफ बता देना, आज के बाद अगर उसने सिया की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो बाबा की सज़ा देने से पहले मैं खुद उसे मौत के घाट उतार दूंगा। क्लियर? निकिता जी ने सिर झुकाकर कहा, जी भैया। अर्जुन काका ने इशारे से उन्हें साथ आने को कहा और दोनों को लेकर राठौर मेंशन की ओर निकल पड़े। जैसे ही वो वहां से गए, रघुवीर, जो अब तक अपने चेहरे पर एक ठंडी, नियंत्रित शांति बनाए हुए था, अचानक भावनाओं से भर उठा। वो तुरंत खड़ा हुआ और अपने पीछे लगी फोटो फ्रेम की तरफ मुड़ा, जिसमें 2 चेहरे उसे देख रहे थे। उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अंकल, आंटी, आप दोनों के जिंदा होने की खबर सुनकर दिल सच में खुश हो गया। मैं बहुत जल्द आपको लेने आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक पुराने हिसाब का कर्ज चुकाना है। इतना कहने के बाद रघुवीर ने तेजी से जय की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ठंडी लेकिन खतरनाक चमक थी। लहजा साफ तौर पर ऑर्डर देने वाला था। जय, मुझे जल्द से जल्द एंटोनियो और उसके हर एक साथी की डिटेल चाहिए, उनके हर एक इलीगल अड्डे का लोकेशन भी, क्योंकि मैं एंटोनियो को मारने से पहले उसे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। जिस पावर के नशे में उसने मेरे पूरे परिवार को तबाह कर दिया, मैं उसी पावर को उससे छीन लूंगा। रघुवीर की बात सुनते ही जय ने तुरंत जवाब दिया, जी बॉस, मैं अभी हमारे सभी लोगों को एंटोनियो की डिटेल निकालने के लिए लगा देता हूँ। रघुवीर ने हल्का सा सिर हिलाकर हामी भरी। तभी उसका फोन एक बार फिर से बज उठा। कॉल आईडी देखते ही उसने बिना वक्त गवाए कॉल पिक की और सीधे कहा, बोलो राघव, काम पूरा हो गया। दूसरी तरफ से राघव की ठंडी लेकिन संतुष्ट आवाज आई, जी बॉस, एंटोनियो के सभी लोगों को हमारे आदमियों ने खत्म कर दिया है और उनका अड्डा जलकर राख हो चुका है। रघुवीर के चेहरे पर एक हल्की खतरनाक मुस्कान आई। गुड, एक्सीलेंट वर्क। और उन लड़कियों का क्या हुआ? सब मिल गई? राघव की आवाज में हल्की झिझक उतर आई। बॉस, 10 में से 8 लड़कियां तो मिल गईं, लेकिन उनमें से 2 को एंटोनियो अपने साथ ले गया था।
और शायद अब तक वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही रघुवीर ने गुस्से से भरकर सामने की दीवार पर अपने जख्मी हाथ से मुक्का दे मारा। खून की बूंदें दीवार पर बिखर गईं और उसके मुंह से सिर्फ एक नाम निकला, एंटोनियो। राघव अच्छे से समझ रहा था कि इस वक्त रघुवीर का गुस्सा किस लेवल पर था, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। कुछ देर तक रघुवीर दीवार पर लगातार मुक्के मारता रहा। हर वार के साथ उसके जख्मी हाथ से खून बहता जा रहा था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। आखिरकार उसने गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल किया और ठंडी लेकिन सख्त आवाज में राघव को ऑर्डर दिया, राघव, उन सभी लड़कियों को हमारे आधे आदमियों के साथ सही सलामत उनके घर पहुंचाओ। बाकी बचे हुए आधे लोग और तुम ऑस्ट्रेलिया में ही शेखावत परिवार के पास जाओ। वहां मेरा एक काम है जो तुम्हें करना होगा। इसके बाद रघुवीर ने राघव को कुछ और स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए और कॉल कट कर दी। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही जय ने हल्के से झिझकते हुए कहा, बॉस, सुनने में आया है तरुण नायक कुछ दिनों में इंडिया आ रहा है। तरुण नायक का नाम सुनते ही रघुवीर की आंखों में एक पल के लिए अतीत की परछायां उभर आईं। कुछ पुरानी, दर्द भरी और खून से सनी यादें उसके दिमाग में घूम गईं। उसने बिना कोई इमोशन दिखाए ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, हमारे लोगों को कहो उस पर नजर रखें। जैसे ही वो इंडिया में कदम रखे उसे घसीटते हुए मेरे सामने लाना। मुझे उससे एक पुराना हिसाब बराबर करना है। ये कहते हुए उसकी आंखों में खून उतर आया। जय ने तुरंत जी बॉस कहा और वहां से निकल गया। मेंशन के अंदर अर्जुन काका, अधिराज जी और निकिता जी को लेकर रघुवीर के रूम के बाहर आए। उन्होंने धीरे से दरवाजा नॉक किया। अंदर से तुरंत सिया की हल्की सी गुस्से वाली आवाज आई, कौन है और क्या चाहिए? मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है, प्लीज यहाँ से चले जाओ। अर्जुन काका ने नर्म आवाज में कहा, सिया बेटा, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। लेकिन सिया ने फिर भी चिढ़ते हुए जवाब दिया, मैंने कहा ना, मुझे किसी से नहीं मिलना, प्लीज चले जाए। तभी बाहर से एक जानी पहचानी कांपती हुई आवाज आई, सिया। अपनी मॉम की आवाज सुनते ही सिया एक पल को जैसे जम सी गई। उसने फटाफट दरवाजा खोला और सामने अपने मॉम डैड को देखकर सीधे उनके गले लग गई। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अधिराज जी ने उसके सर पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, बस अब और नहीं रोना, हम आ गए हैं ना। लेकिन उनकी बात खत्म होते ही सिया को अचानक कल रात रघुवीर के कहे शब्द याद आ गए। उसका चेहरा पल भर में घबराहट से भर गया। वह फौरन उनसे अलग हुई और जल्दबाजी में बोली, मॉम, डैड, आप यहाँ क्यों आए? प्लीज यहाँ से चले जाए, वरना वो आदमी आपको। उसके शब्द अधूरे ही रह गए कि अधिराज जी ने प्यार से उसका सर सहलाते हुए कहा, बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम अभी रघुवीर से मिलकर आए हैं और उसी ने हमें तुम्हारे पास भेजा है। सिया को फिर भी भरोसा नहीं हुआ। तभी अर्जुन काका बोले, बेटा, ये सच कह रहे हैं, बाबा ने ही इन्हें तुमसे मिलने के लिए भेजा है। उनकी बात सुनकर सिया ने राहत की सांस ली। अर्जुन काका मुड़ने लगे तो सिया की मॉम निकिता जी ने उनका हाथ थाम लिया और मुस्कुराकर बोली, भैया, क्या आप अपनी भांजी से नहीं मिलेंगे? जैसे ही निकिता जी की बात खत्म हुई, सिया हैरानी से कभी अपनी माँ की तरफ देखती तो कभी अर्जुन काका की तरफ। उसकी आंखों में सवाल साफ झलक रहे थे। अधिराज जी ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ बेटा, ये तुम्हारे बड़े मामा हैं, अर्जुन मामा। तुम उनसे तब मिली थी जब तुम बहुत छोटी थी। मामा, सिया ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, जैसे खुद को यकीन दिला रही हो। अर्जुन काका ने सिर हिलाकर उसकी बात की पुष्टि की। सिया तुरंत उनके पैरों की तरफ झुकी, लेकिन अर्जुन काका ने फौरन उसे थामकर खड़ा कर दिया। बेटा, हमारे यहाँ बेटियों को देवी का रूप माना जाता है, उनसे पैर नहीं छुआए जाते, उन्होंने नरमी से कहा। सिया ने हल्की सी मुस्कान दी, आप सब बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। चारों लोग कमरे में आ गए। निकिता जी और अधिराज जी ने सिया को अपने बीच में बिठा लिया, जबकि अर्जुन काका पास के सोफे पर बैठ गए। थोड़ी देर में जैनी ट्रे में फ्रूट्स और ब्रेकफास्ट लेकर आए और टेबल पर सजाकर रख दिया। अर्जुन काका ने उसकी तरफ देखा और हल्के इशारे से जाने को कहा। जैनी ने सिर हिलाया और चुपचाप बाहर चली गई। उसके जाते ही अधिराज जी ने सिया के सर पर हाथ रखकर पूछा, बेटा, क्या तुम यहाँ खुश हो? सवाल सुनते ही सिया की आंखों में हल्की उदासी तैर गई। उसके चुप रहने से ही अधिराज जी सब समझ गए। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, कल जो कुछ हुआ वो सब अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते। इसीलिए मैं और तुम्हारी माँ चाहते हैं कि तुम रघुवीर के साथ खुश रहो।
रघुवीर अच्छा लड़का है और वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। उनकी बात खत्म होते ही सिया ने उनके हाथ को अपने सर से झटक दिया। उसकी आवाज में गुस्सा और निराशा साफ झलक रही थी। पापा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप जानते ही क्या है उस इंसान के बारे में? वो एक क्रिमिनल है जिसके हाथ न जाने कितने लोगों के खून से रंगे हैं। और आप चाहते हैं मैं ऐसे इंसान के साथ खुश रहूं? वो सिर्फ लोगों को मारना जानता है, किसी को खुश रखना नहीं। सिया की बात सुनकर निकिता जी ने शांत लहजे में कहा, बेटा, तुम जैसा रघुवीर को समझ रही हो वो वैसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये सच है कि उसके कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से जुड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा इंसान है। सिया ने बिना एक पल गनवाए पलटकर कहा, मॉम, आप कैसे कह सकती हैं कि वो बुरा नहीं है? जिसके हाथ हर दिन न जाने कितने लोगों के खून से रंगते हैं, वो भला अच्छा इंसान कैसे हो सकता है? निकिता जी ने धीरे धीरे शब्द तोलकर जवाब दिया, कभी कभी बुराई को खत्म करने के लिए इंसान को खुद बुरा बनना पड़ता है बेटा। रघुवीर भी ऐसा ही है। हाँ, वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है, लेकिन ये भी सच है कि गंदगी साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना ही पड़ता है। सिया के चेहरे पर झुंझलाहट आ गई। मॉम, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, खासकर उसकी सफाई में तो बिल्कुल भी नहीं। वो कैसा इंसान है ये मैं अच्छी तरह जान चुकी हूँ। निकिता जी ने हल्की सांस लेते हुए कहा, अगर तुम सच में उसे समझ चुकी होती तो तुम ये बातें कभी नहीं कहती। तुम्हें याद है कुछ दिन पहले अधीरा? उनके अधीरा का नाम लेते ही सिया का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी तैर आए और वो अनायास सामने बैठे अर्जुन काका की तरफ देखने लगी। निकिता जी ने उसे भरोसा दिलाने वाले लहजे में कहा, बेटा, तुम भैया पर भरोसा कर सकती हो, और जब तक तुम नहीं चाहोगी ये किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। उनकी गोलमोल बातें सुनकर अर्जुन काका उलझन में आ गए। आखिर बात क्या है और ये अधीरा कौन है? उनके पूछते ही सिया हल्का घबरा गई। निकिता जी ने अर्जुन काका की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, भैया, मैं आपको सब बताऊंगी, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप इस बारे में रघुवीर से तब तक कुछ नहीं कहेंगे जब तक सिया खुद न चाहे। अर्जुन काका का माथा हल्का सिकुड़ गया। लेकिन आखिर है क्या? निकिता जी ने धीरे धीरे पूरी बात उन्हें बता दी। अधीरा के बारे में सुनते ही अर्जुन काका कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। उनकी नज़र सिया पर टिक गई और उन्होंने यकीन करने के लिए पूछा, क्या ये सब सच है बेटा? सिया ने चुपचाप सिर हिला दिया। अर्जुन काका के चेहरे पर पहले हैरानी थी, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। मतलब मेरी कोई नातिन भी है? उन्होंने उत्साह से कहा। वो कहाँ है? मुझे अभी उससे मिलना है। सिया ने धीमे लेकिन ठान चुके लहजे में कहा, मामा, मैं वादा करती हूँ आपको अधीरा से जरूर मिलवाऊंगी, लेकिन रघुवीर को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मैं नहीं चाहती उस मासूम पर कोई मुसीबत आए। अर्जुन काका का चेहरा गंभीर हो गया। बेटा, मुझे लगता है तुम्हें बाबा को सब कुछ बता देना चाहिए, वरना जब उन्हें किसी और से पता चलेगा तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। सिया ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं मामा जी, मैं उस बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहती। क्या पता वो मेरी बच्ची के साथ क्या कर दे। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अर्जुन काका ने उसे भरोसा दिलाने की कोशिश की। बेटा, शायद तुम्हें लगता है कि बाबा तुम्हारी बच्ची को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। बाबा तुम्हें दोषी नहीं ठहराएंगे, उल्टा वो तो खुद उस बच्ची से मिलना चाहेंगे। सिया ने झट से उनकी बात काटी। नहीं मामा जी, मैं अपनी बच्ची को उनसे कभी नहीं मिलाऊंगी। कल जो चेहरा मैंने उनका देखा उससे मुझे समझ आ गया कि वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। आप मुझसे वादा कीजिए जब तक मैं न कहूँ आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। अर्जुन काका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है बेटा, जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं बाबा को कुछ नहीं बताऊंगा। सिया की आवाज में कड़वाहट थी। मैं कभी भी उस इंसान से अपनी बच्ची को नहीं मिलाना चाहती। तभी निकिता जी ने धीमे लेकिन भारी लहजे में कहा, लेकिन बेटा, वो तो पहले ही एक दूसरे से मिल चुके हैं, और अधीरा रघुवीर को बहुत पसंद करती है। उनकी बात सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन काका और अधिराज जी दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जबकि सिया का चेहरा हैरानी से सफेद पड़ गया। मॉम, आप क्या कह रही हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। निकिता जी ने गंभीरता से गर्दन हिलाई। हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ। वो दोनों पहले ही एक दूसरे से मिल चुके हैं, और रघुवीर ने तो उसकी जान भी बचाई है। सिया की आंखें अविश्वास से फैल गईं। क्या
निकिता जी ने उसे देखते हुए कहा। याद है, कुछ दिन पहले जब मैं अधीरा को लेकर एम्यूजमेंट पार्क जा रही थी, तब अचानक उसका हादसा हो गया था और किसी ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया था, लेकिन इस दौरान वो इंसान बुरी तरह घायल हो गया था। सिया ने तुरंत हामी भरी। हाँ माँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ। वो तो दिग्विजय था जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी बच्ची को बचाया था। निकिता जी ने हल्की लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। नहीं बेटा, ये सच नहीं है। दिग्विजय ने हमसे झूठ कहा था। असली में अधीरा को बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि रघुवीर था। सिया के चेहरे पर हैरानी और उलझन एक साथ छा गई। माँ, आप क्या कह रही हैं? उस दिन तो दिग्विजय ने ही अधीरा को बचाया था। उसके सर पर चोट भी लगी थी। निकिता जी ने गहरी सांस लेकर उसकी तरफ झुकते हुए कहा। नहीं बेटा, उस दिन दिग्विजय वहां था ही नहीं। ये सच मुझे कल अधीरा ने खुद बताया, जब उसने रघुवीर को देखा। मैंने उस दिन उसे बचाने वाले का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन जिस आदमी ने उसे गोद में उठाकर वहां से निकाला था, वो रघुवीर का पर्सनल असिस्टेंट जय था। सिया स्तब्ध थी। दिग्विजय का चेहरा उसकी आंखों में घूम रहा था। कैसे किसी ने उसकी बेटी की मासूमियत का सहारा लेकर, झूठ बोलकर, धोखा देकर उससे शादी करने की सोची। उसके सीने में गुस्से की एक तेज लहर उठी। अर्जुन काका भी उतने ही चौंके हुए थे। यानी कुछ दिन पहले बाबा का जो रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वो 2 दिन तक बेहोश रहे, वो हमारी नातिन को बचाते हुए हुआ था। जय ने बताया था बाबा एक बच्ची को बचाने के लिए ट्रक से टकरा गए थे और बुरी तरह घायल हो गए थे। सिया ने हल्के से कांपती आवाज में पूछा। मामा जी, क्या ये सच है? अर्जुन काका ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ बेटा, बाबा के सर पर जो पट्टियां तुमने देखी हैं, वो उसी हादसे का नतीजा है। सिया के दिल में अनजाना सा सुकून भर गया। उसके मन में एक हल्की सी खुशी भी थी, उसने मेरी बेटी की जान बचाई। पर उसी पल उसने अपने चेहरे को कठोर बना लिया, जैसे इन भावनाओं को कैद कर रही हो। भले ही उसने मेरी बेटी की जान बचाई हो, लेकिन मैं फिर भी नहीं चाहती कि उसे इसके बारे में कुछ पता चले। और आप लोग भी इस बारे में उससे कुछ नहीं कहेंगे। तीनों ने एक साथ सिर हिलाकर हामी भरी। अर्जुन काका ने उसकी ओर देखते हुए कहा। सिया बेटा, अगर तुम्हें यहाँ किसी भी तरह की परेशानी हो तो हमें बताना। ये घर भले बाबा का है, लेकिन इस घर में सब हमारी बात का आदर करते हैं, खुद बाबा भी। आज से तुम इस घर की मालकिन हो और तुम्हारा कहा कोई नहीं टालेगा, चाहे वो बाबा ही क्यों न हो। सिया ने हल्की पर सच्ची मुस्कान के साथ उनकी तरफ देखा। अर्जुन काका ने आगे कहा। हमें पता है, बाबा ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी की थी। अगर तुम चाहो तो उन्हें इसकी सजा अपने तरीके से दे सकती हो, और इसमें हम सब तुम्हारा साथ देंगे। ये कहते ही अर्जुन काका के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई थी, जिसे देखकर सिया एक पल के लिए हैरान रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रघुवीर के इतने खास और करीबी होने के बावजूद अर्जुन काका उससे ऐसी बात कह सकते हैं। उनकी इस बात पर निकिता जी ने तुरंत उन्हें टोकते हुए कहा। भैया, आप फिर से शुरू हो गए। इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन जरा भी नहीं बदले। आपको पता है ना, वरदान भाई का हम लोगों पर कितना बड़ा एहसान है। उसके बाद भी आप उनके बेटे के साथ ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं। इस पर अर्जुन काका हल्की सी हंसी के साथ बोले। अरे, हमने तो कभी बड़े मालिक के साथ भी मस्ती करने में कमी नहीं छोड़ी, और हमेशा बड़ी मालकिन के साथ मिलकर उन्हें खूब सताया। तो फिर बाबा को कैसे छोड़ दें? वैसे भी बचपन में उन्होंने हमें इतना परेशान किया है कि बदला लेना तो बनता है। भैया, निकिता जी ने उन्हें घूरते हुए कहा, जिस पर वह बस हल्का सा स्माइल दे दिए। उनकी वो मुस्कान देखकर निकिता जी समझ गई कि उनका भाई कभी नहीं सुधरेगा। उन्होंने बस चुपचाप अपना सिर हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ वरदान नाम सुनते ही सिया गहरी सोच में खो गई। हल्के से ठहरे हुए अंदाज में उसने पूछा, मॉम, ये वरदान अंकल का नाम मुझे इतना सुना सुना क्यों लग रहा है? उसके सवाल पर अधिराज जी ने शांत लहजे में जवाब दिया, बेटा, सुना सुना नहीं, जिन्हें तुम अपना आइडल मानती हो, सुप्रीम कोर्ट के लेट जस्टिस वरदान सिंह राठौर, और कोई नहीं बल्कि रघुवीर के पापा थे। ये सुनते ही सिया जैसे कुछ पल के लिए थम गई। वरदान सिंह राठौर, वो नाम जो उसके लिए किसी लीजेंड से कम नहीं था। एक ऐसा इंसान जिसने हमेशा सच का साथ दिया, जिसने अपनी आखिरी सांस तक अपने फर्ज के साथ कभी धोखा नहीं किया। सिया आज भी उन्हें अपना आइडल मानती थी, लेकिन ये जानकर कि रघुवीर उसी इंसान का बेटा है, उसके लिए किसी झटके से कम नहीं था। उसके आइडल तो हमेशा क्राइम और क्रिमिनल्स से नफरत करते थे, और उनका बेटा माफिया किंग। ये सोचकर उसके अंदर अजीब सी बेचैनी भर गई।
सिया अभी इसी उधेड़बुन में थी कि अचानक उसे रघुवीर के कल कहे हुए वो शब्द याद आ गए। उन शब्दों के आते ही उसके चेहरे पर हल्की सी कड़वाहट उतर आई। वो अपने मॉम डैड से इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती थी, लेकिन जाने क्यों अचानक ही उसके होठों से निकल पड़ा, मॉम डैड। क्या रघुवीर के मॉम डैड की डेथ आप लोगों की वजह से हुई थी? सिया का ये सवाल सुनते ही अधिराज जी और निकिता जी के चेहरे पर अचानक गहरी गंभीरता उतर आई। दोनों की निगाहें सीधे सिया पर टिक गईं, मानो उसकी आंखों में छिपी उस बेचैनी और सवालों की परतों को पढ़ने की कोशिश कर रही हों। सिया के चेहरे पर इस वक्त दो अलग अलग भाव साफ दिख रहे थे, एक तरफ सच जानने की तीव्र उत्सुकता, तो दूसरी तरफ ये डर कि कहीं रघुवीर के कहे शब्द सच न निकल आएं। लेकिन सवाल पूछते ही सिया ने तुरंत अपने मन में उठ रहे इन तूफानी ख्यालों को झटक दिया। उसने खुद को मन ही मन समझाया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे उस इंसान की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो तो एक नंबर का धोखेबाज और झूठा है, जो बस मुझे मेरे मॉम डैड से दूर करना चाहता है। खुद से इतना कहते ही उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी ना जाने क्या क्या बोल देती हूँ। आपका भला इसमें क्या हाथ हो सकता है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपने मॉम डैड के चेहरे पर पड़ी, उसका दिल एक पल को थम सा गया। उनकी आंखों में हल्की सी घबराहट और चुप्पी का अजीब सा मेल था, जो बहुत कुछ कह रहा था। सिया के चेहरे का भाव पल भर में बदल गया और उसने गंभीर लहजे में पूछा, क्या हुआ, आप दोनों के चेहरे ऐसे क्यों हो गए? लेकिन उसके सवाल पर दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा। उनकी खामोशी और गहरी हो गई, मानो हवा में कोई अदृश्य बोझ लटक गया हो। सिया ने बेचैनी में अपनी नज़र अर्जुन काका की तरफ घुमाई, मामा जी। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें अर्जुन काका के चेहरे पर ठहरी, उसका दिल और तेज धड़कने लगा। वहां भी वही गंभीरता, वही बोझिल भाव थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके मॉम डैड के चेहरे पर। उसका गला सूख गया। उसने हकलाते हुए निकिता जी और अधिराज जी की तरफ देखा, मॉम डैड, आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? सच में इसमें आपका कोई हाथ नहीं था ना? उसकी आवाज में एक साथ डर, उम्मीद और शिकायत सब भुला हुआ था। लेकिन उसके ये शब्द सुनते ही निकिता जी और अधिराज जी के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कोई दर्द फिर से जाग उठा हो। उसी भारी माहौल में अधिराज जी की आवाज गूंजी, धीमी, टूटी हुई लेकिन सच के वजन से भरी, बेटा, रघुवीर के मॉम डैड के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार कहीं न कहीं मैं ही हूँ। मेरी वजह से ही शायद आज वो दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। ये सुनते ही सिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके कानों में शब्द गूंज रहे थे, लेकिन उसका दिमाग मानने को तैयार नहीं था। उसे अपने पिता की कही बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था, मानो किसी ने उसकी पूरी दुनिया हिला दी हो। तो आखिर क्या होगा जब सिया को सच का पता चलेगा? क्या वह अपने माता पिता से नफरत करेगी, या फिर कहानी लेगी ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की? जानने के लिए सुनते रहिए माफियाज डार्क ऑब्सेशन।